हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और टॉपिक है सेक्शन बी। चलिए समझते हैं इसमें क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास होने के लिए। यही डेफिनेशन आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है। अ केमिकल सब्सटेंस दैट परमिट्स एन इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की। ये वो कंडक्टर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, जैसा कि हमने सेक्शन ए में देखा था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ए बी। जब हम इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ऑफ कोर्स इनके एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये बन जाते हैं ए प्लस एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं वो सभी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं, जितने भी बेसिस हैं वो भी सभी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं, एंड सिमिलरली सॉल्ट्स भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं। इन सब को हम शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इनका नाम इसीलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर अपने आयंस में टूट जाते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ये इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर किसी तरह के डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। रीजन इज इन कंडक्टर्स में आयंस नहीं होते, इसलिए जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ये सब्सटेंस एज इट इज सेम रहते हैं। इन सब्सटेंस के एग्जांपल्स हैं जितने भी मेटल्स हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की तरह कंसिडर होंगे, और क्योंकि ये मेटल हैं इसलिए इन्हें हम मेटालिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। मेटल करंट पास करने पर अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, एज इट इज सेम रहते हैं, इसलिए इनका नाम हो जाता है मेटालिक कंडक्टर्स। अब बात करते हैं कि कंडक्टर्स में कंडक्शन का क्या कॉज है। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि जो भी कैटायन होता है वो टुवर्ड्स एनोड की ओर मूव करता है, और जो एनायन होता है वो टुवर्ड्स कैथोड की ओर मूव करता है। इसका मतलब यहां पे कॉज हुआ मूवमेंट ऑफ आयंस। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर आयंस का मूवमेंट होता है और इसी मूवमेंट की वजह से करंट पास होती है। तो जो कंडक्शन है उसके पीछे रीजन है आयंस का मूव करना। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की, इन कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे कॉज ऑफ कंडक्शन है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इनका एक मॉडल है। लेट्स से हमारे पास ये मेटल के एटम्स हैं। मेटल एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द सरफेस ऑफ द मेटल, बट ये सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से उस मेटल की सरफेस में कहीं भी घूमने के लिए फ्री है, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये पॉजिटिव स्फीयर्स बचे, इन्हें कर्नल्स के नाम से बुलाते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, और यही मेन रीजन है कॉज ऑफ कंडक्शन का। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस की। जो कैटायन है एनायन के साथ टाइटली बाउंड हो जाते हैं और बन जाते हैं AB। इस टाइटली बाउंड होने के पीछे जो रीजन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कैटायन एनायन एक दूसरे के साथ अगर टाइटली बाउंड हो जाएंगे तो करंट पास नहीं होगी। तो कंक्लूजन हुआ इस बात का कि हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा हाई रखेंगे हमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। सॉल्यूट के अमाउंट ज्यादा रखने से कैटायंस एंड आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनका मूवमेंट रिटार्ड करेगा,
और इसीलिए रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रिटार्ड करता है कर्नल्स का वाइब्रेशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके रास्ते में कर्नल है जो वाइब्रेट करता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का पाथ रिटार्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ वो हुआ ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। टेम्परेचर बढ़ाने पर इन कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इंक्रीज होती है और इसका रिजल्ट ये मिलता है कि एक आयन अपनी नेचर के ऑपोजिट टर्मिनल पर फास्ट मूवमेंट करता है और हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जब भी टेम्परेचर राइज होता है एनर्जी इंक्रीज होती है, आयंस का मूवमेंट फास्ट हो जाता है, इन अदर वर्ड्स कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट होता है, साथ में कर्नल्स का वाइब्रेशन भी फास्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और कर्नल में दोनों में कर्नल ज्यादा हैवी है, इसीलिए उसका वाइब्रेशन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन का पाथ रिटार्ड हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमने सीखा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और अब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किस तरह से हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में हम ग्रेफाइट की रॉड्स रख रहे हैं, जैसा कि हमने सेक्शन ए में पढ़ा था। इस कंटेनर को हम वोल्टामीटर कहते हैं। याद रखिए वोल्टामीटर और वोल्ट मीटर दो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। हम इसे वोल्टामीटर कहते हैं जिस कंटेनर में हम दो ग्रेफाइट की रॉड्स रख रहे हैं और इन दोनों रॉड को हमने बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया। जिसे पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं उसे एनोड कहते हैं, जिसे नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं इसे कैथोड कहते हैं। दोनों एनोड और कैथोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए माना है, दोनों सेम थिकनेस के होते हैं और जो इनके बीच का डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने एल रखा है। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है। अब याद रखिए जब भी हम किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस निकालेंगे, दिस रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स को जितना डिस्टेंट अपार्ट रखा जाता है उनका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होता है, जितना क्लोज रखे जाते हैं उतना रेजिस्टेंस भी कम होता है। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। Resistance of an electrolytic cell is inversely proportional to area of cross section of each electrode. इलेक्ट्रोड की थिकनेस जितनी ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है एंड वाइस वर्सा। अगर इलेक्ट्रोड की थिकनेस बहुत कम होगी, बहुत पतली रॉड्स रखी जाएंगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा मिलेगा। अगर हम दोनों बातों को क्लब कर लें तो हम कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। यस, ये फॉर्मूला आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन फॉर्मूला वही है, मीनिंग चेंज हो जाता है। वहां पे हम रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल निकाल रहे हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A, वेयर सारी बातों का मतलब R का मतलब जैसा कि हमने बताया रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, L का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, A का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड और रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया और रेजिस्टेंस की यूनिट आप याद रखें तो हम बोलेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम को हम इस सिंबल से भी दिखाते हैं।
तो फॉर्मूला सेम है जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन अब मीनिंग डिफरेंट है। यहां पे हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोलाइट की, जिसे हमने एक सेल में रखा है और सेल को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। अब यहां पे हमने एक कांस्टेंट डिस्कस किया, दैट इज रो। इसको डिफाइन करते हैं। जब भी किसी कांस्टेंट की डेफिनेशन बनानी है तो इसका एक तरीका होता है कि हम उसके साथ जो भी प्रोडक्ट है उसे 1 रख लेते हैं। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। सोचिए L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, एरिया की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो R इज इक्वल टू रो हो गया, और वी कैन से दैट रो इज इक्वल टू R। तो डेफिनेशन कैसे बोली जाएगी, रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the resistance of an electrolytic cell in which electrodes are 1 centimeter apart, each having an area of cross section of 1 centimeter square। अब हम यूनिट की बात करते हैं कि इस रो की क्या यूनिट निकालें। तो अभी हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, सो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाय एल। R की यूनिट हमें पता है ओम होती है, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, तो हमारे पास यूनिट आती है दैट इज ओम इंटू सेंटीमीटर, और वी कैन से दैट ओम इंटू मीटर। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। जैसे किसी सेल में एक रेजिस्टेंस होता है, इसी तरह से एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अलाउ करती है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए, इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो इसे कैसे मेजर करेंगे, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो भी सेल का रेजिस्टेंस आता है, जब हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो उससे हमें जो वैल्यू मिलती है उसी को कंडक्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाती है दैट इज ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। अगर हम स्पेलिंग्स को रिवर्स लिख दें तो ये बन जाता है MHO, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं सीमेंस। सीमेंस को कैपिटल S से डिनोट करते हैं। तो हमने सीखा कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं कपा से, विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, इसी तरह से कंडक्टिविटी दैट इज कपा, ये वैल्यू भी किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। इसकी यूनिट निकालेंगे, दैट इज रेजिस्टिविटी की यूनिट का इनवर्स। इट मीन्स हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और वी कैन राइट इट एज सीमेंस पर सेंटीमीटर और सीमेंस पर मीटर। अब हम बात करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के सेल कांस्टेंट की। किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए L की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट नंबर है। इसी तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड की थिकनेस होती है वो भी एक कांस्टेंट है। और इस रेशियो को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जिसे हम G एस्ट्रिक्स से डिनोट करते हैं। तो G एस्ट्रिक्स का मतलब होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। अब इसकी यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट ऑफ G एस्ट्रिक्स हो जाती है दैट इज सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। अब हम सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन बनाएंगे। तो हमें डिराइव करना है एक ऐसा रिलेशन जिसमें हमें कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बनाना है। अभी हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। सिंस हम जानते हैं एल बाय ए की वैल्यू होती है G एस्ट्रिक्स, तो R इज इक्वल टू रो इंटू G एस्ट्रिक्स। सिंस हम जानते हैं रो का मतलब होता है 1 अपॉन कापा, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1 अपॉन कापा इंटू G एस्ट्रिक्स। सिंस R का मतलब होता है 1 अपॉन कंडक्टेंस, तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कापा इंटू G एस्ट्रिक्स।
और वी कैन से दैट kappa is equal to C into G asterisk। तो हमारे पास रिलेशन बना कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, उससे जितने भी आयंस मिलते हैं उन सभी आयंस की कंडक्टिविटी का सम कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस produced from 1 mole of electrolyte dissolved in 1 liter volume of solutions. Conditions apply. All the electrolyte must be present in between the electrodes. इसको निकालने का फॉर्मूला होता है lambda m is equal to kappa into 1000 divided by molarity. Molarity कैसे निकालते हैं ये आप लास्ट चैप्टर में सीख चुके हैं और यहां से अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे। तो लैम्डा m की यूनिट के लिए पहले हमें kappa की यूनिट सोचनी होगी, दैट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1 अपॉन मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, लेकिन यहां पे हमने पहले से ही 1000 लगाया है, इसका मतलब ये वैल्यू है मोल्स पर ml। तो वैल्यू हो गई हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ml मोल की पावर -1। सिंस आप जानते हैं ml का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो अब हमारे पास यूनिट आती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर क्यूब मोल -1, और वी कैन से दैट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये यूनिट ऑफ के है। समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये यूनिट एक क्वांटिटी की है, आइडेंटिफाई वो कौन सी क्वांटिटी है। वो प्रॉपर्टी जिसकी यूनिट है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये भी यूनिट ऑफ के की फॉर्म में एक्सेप्टेबल है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज दिस मच। इसका मतलब R की वैल्यू है 5.55 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ओम। डायमीटर की वैल्यू बताई है दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से आप रेडियस बता सकते हैं, दैट इज डायमीटर डिवाइड बाय 2, इट मींस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस पता है तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रोड्स हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेते हैं तो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। इट विल बी सम वैल्यू दैट इज दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में लेंथ बताई गई है और लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। हमसे कहते हैं बताइए रेजिस्टिविटी कितनी है, कंडक्टिविटी कितनी है एंड मोलर कंडक्टिविटी कितनी है। तो बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, तो उसके लिए आप सोचते हैं कि रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। सो रो की वैल्यू हो जाती है R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। R की वैल्यू आपके पास है, एरिया आप निकाल चुके हैं, L की वैल्यू भी आपके पास है, वैल्यू पुट करिए, यहाँ से आपके पास आंसर कैलकुलेट होगा और आंसर होगा ओम इंटू सेंटीमीटर। अब इसी तरह से सोचते हैं कि कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, दैट इज 1 अपॉन दिस वैल्यू। कैलकुलेट करने पर आंसर की यूनिट हम बताएंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन में कहा गया है हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी का, दैट इज लैम्डा m इज इक्वल टू kappa इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। kappa की वैल्यू हमारे पास है, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मोलारिटी क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा दिस मच ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि मोलारिटी की वैल्यू है 0.001 मोलर। तो लिखते हैं मोलारिटी इज 0.001 मोलर। हमें रेजिस्टेंस बताया गया है 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी, हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू बताई है कपा इज इक्वल टू 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा जाता है कि हमें सेल कांस्टेंट इट मींस जी एस्ट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन याद करते हैं। अभी हमने रिलेशन का डेरिवेशन सीखा था। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। सिंस एल बाय ए को ही हम बोलते हैं जी एस्ट्रिक्स, तो R इज इक्वल टू रो इंटू जी एस्ट्रिक्स, और वी कैन से दैट R इज इक्वल टू 1 अपॉन kappa इंटू जी एस्ट्रिक्स। तो इससे हम जी एस्ट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं? जी एस्ट्रिक्स इज इक्वल टू R इंटू kappa। R की वैल्यू हमने बताई है दैट इज 1500, kappa की वैल्यू है 0.146 इंटू 10⁻³ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से यूनिट आएगी सेंटीमीटर इनवर्स। अब इस पे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन को हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लिया है। तो हमारे पास है 0.1 मोलर KCl, तो मोलारिटी की वैल्यू है 0.1 मोलर। साथ में जब इसका हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 100 ओम। हमें बताया गया है कि इसके कंडक्टिविटी की वैल्यू है 1.29 सीमेंस पर मीटर। हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज 1.29 डिवाइडेड बाय 100 सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर मीटर इनवर्स है, इसलिए हमारे पास वैल्यू हो जाती है 100 से हम डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 1.29 डिवाइड बाय 100। क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि इसी कंडक्टिविटी सेल में हमने दूसरा सॉल्यूशन फिल करा। ऑफ कोर्स पहले को निकाल दिया है, उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन फिल करा है दैट इज 0.02 मोलर KCl। तो हमारे पास मोलारिटी की वैल्यू है 0.02 मोलर। हमारे पास रेजिस्टेंस आता है 520 ओम। तो हमें निकालना है इसकी कंडक्टिविटी और साथ में हमें बताने हैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले जो केस 1 है इसमें हम गिवन डाटा को रखते हैं फॉर्मूला में। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। सिंस आप जानते हैं कि L बाय ए की वैल्यू होती है जी एस्ट्रिक्स, तो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू जी एस्ट्रिक्स। तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन kappa इंटू जी एस्ट्रिक्स, और वी कैन से दैट जी एस्ट्रिक्स इज इक्वल टू R इंटू kappa। तो R की वैल्यू है 100 ओम और kappa की वैल्यू है 1.29 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होके आती है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है सेम सेल, इसका मतलब इस सेल के लिए भी जी एस्ट्रिक्स की यही वैल्यू होगी, दैट इज 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आगे फॉर्मूला लगाते हैं। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। इट मीन्स R is equal to rho into G asterisk. R is equal to 1 upon kappa into G asterisk. Or we can say that kappa is equal to G asterisk divided by R. तो G asterisk की वैल्यू है 1.29, R की वैल्यू है 520। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा सीमेंस पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लैम्डा एम। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है kappa इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। किस सॉल्यूशन की मोलारिटी रखें? तो उस सॉल्यूशन की जिसके बारे में पूछा जा रहा है, दैट इज 0.02 मोलर। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे
और यहां से हमारे पास आंसर मिलेगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कोल्हार्च लॉ। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और इस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है AB। थोड़ा केस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम इसे मान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला है AXBY। जब ये डिसोसिएट होता है तो बन जाता है A Y प्लस आयंस प्लस B X नेगेटिव आयंस। ये बनेंगे X टाइम्स और ये बनेंगे Y टाइम्स। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AXBY एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ AY प्लस आयन प्लस ionic conductivity of BX negative ion, this will be X times, this will be Y times। तो कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट? जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, इसका मतलब हुआ कि हमने इतना ज्यादा पानी मिला दिया है कि अब फर्दर पानी मिलाने पर उसकी आयनिक कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसे हम लैम्डा इनफाइनाइट से या फिर लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। तो स्टेटमेंट सुनते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन and ionic conductivity of anion at infinite dilution, each multiplied by the number of ions as represented by their chemical formula। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से हमारे पास है AgCl, डिसोसिएट होके बनता है Ag प्लस प्लस Cl माइनस। तो कैसे निकालेंगे इसकी आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? हम इसे इनफाइनाइट या नॉट साइन से दिखा सकते हैं। दैट इज आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ag प्लस आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव BaCl2, डिसोसिएट होके बनता है Ba2 प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस। So lambda naught of BaCl2 is equal to lambda naught of Ba2 plus plus 2 times of lambda naught of Cl minus। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है। Let's say we have Al2SO4 का होल ट्वाइस, डिसोसिएट होके बनेगा 2 टाइम्स ऑफ Al3 प्लस प्लस 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 माइनस। So lambda naught of Al2SO4 whole thrice is equal to lambda naught of Al3 plus plus lambda naught of SO4 2 minus। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस लॉ का बेनिफिट ये है कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इससे और क्या बेनिफिट्स हैं जो हम ले सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कितनी अमाउंट डिसोसिएट कर रहे हैं ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और अल्फा का फॉर्मूला हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो लैम्डा एम की वैल्यू आपने अभी निकालनी सीखी थी, दैट इज कपा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। पहले उस फॉर्मूले से आप लैम्डा एम निकालेंगे, फिर आप कोलार्च लॉ लगाकर लैम्डा नॉट एम निकालेंगे और जब इन दोनों नंबर का हम रेशियो लेंगे तो यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्योंकि हमने अल्फा निकाल लिया तो हम दूसरा एप्लीकेशन समझ सकते हैं, that is calculation of dissociation constant। let's say हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB जो डिसोसिएट होके बनता है A प्लस प्लस B माइनस।
ये वैल्यू C है तो ये 0 0 है, C में से C अल्फा माइनस हो जाता है तो ये भी C अल्फा होगा। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB। तो इसका मतलब हो जाता है दैट इज C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। इसका मतलब हुआ दैट इज C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, इट मीन C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास K निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो अब आप पूरे क्वेश्चन का जो स्ट्रैटेजी है उसको ध्यान समझिए। न्यूमेरिकल के अंदर आपको कपा की वैल्यू गिवन है, मोलारिटी गिवन है, इससे आप लैम्डा एम निकालेंगे और हमारे पास लैम्डा एम की वैल्यू हो जाएगी कपा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। आपको आयंस की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बताई जाएगी, उन दोनों आयंस की कंडक्टिविटी का हम सम करेंगे तो यहां से हमें लैम्डा नॉट एम की वैल्यू मिलेगी। जब इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास अल्फा आता है और फाइनली जब इस अल्फा की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मोलारिटी बताई है, सो मोलारिटी की वैल्यू है 0.001028 मोल्स पर लीटर। हम इसे लिख सकते हैं 1.028 इंटू 10⁻³ मोलर। हमें बताया गया है कंडक्टिविटी की वैल्यू है तो कापा की वैल्यू दी है 4.95 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस पर सेंटीमीटर। कहते हैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए, दैट इज के। अब ध्यान से देखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी के लिखते हैं और जो कंडक्टिविटी होती है इसे कपा लिखते हैं। दोनों सिंबल्स थोड़ा ध्यान से बनाएं तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। हमें लैम्डा नॉट एम की वैल्यू बताई हुई है और ये वैल्यू हमारे पास है दैट इज 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा एम इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। कपा की वैल्यू रखेंगे दैट इज 4.95 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी की वैल्यू रखेंगे दैट इज 1.028 इंटू 10⁻⁻³ सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से आंसर आएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब लैम्डा एम आ चुका है, हमें लैम्डा नॉट एम भी पता है तो अल्फा लगाएंगे। अल्फा का फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, लैम्डा एम नॉट है 390.5। दोनों वैल्यू का रेशियो ही अल्फा कहलाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इसका मतलब है वो अमाउंट जो 1 में से माइनस हो रही है। अब हम के का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने अभी पढ़ा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे हम सी क्या रखें तो सी का मतलब होता है मोलारिटी। मोलारिटी अभी हमने बताई थी दैट इज 1.028 इंटू 10⁻⁻3। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमारे पास के की वैल्यू आती है। अब इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले वैल्यू बताई गई है लैम्डा नॉट फॉर NaCl, तो NaCl की इक्वेशन बनाते हैं। NaCl डिसोसिएट होके बनता है Na प्लस Cl माइनस, तो हमारे पास कुल्हाड़ चला हो जाता है लैम्डा नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, और इस लैम्डा नॉट की वैल्यू हमें बताई गई है दैट इज 126.4। लेट्स से ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन सोचेंगे। हमारे पास है HCl, तो HCl डिसोसिएट होके बनता है H प्लस Cl माइनस। लैम्डा नॉट ऑफ HCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। ये सेकंड इक्वेशन है और हमें लैम्डा नॉट ऑफ HCl बताया गया है दैट इज 425.9। इसके साथ हमें अब थर्ड वैल्यू बताई है जो कि NaAC की है। यहाँ पे NaAC का क्या मतलब है? NaAC
इसका मतलब सोडियम एसिटेट, और ये वैल्यू डिसोसिएट होके बनेगी Na प्लस प्लस AC माइनस। NaAC की वैल्यू हमारे पास 91 है, तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। लैम्डा नॉट ऑफ NaAC इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस, लेट इट बी थर्ड इक्वेशन। और यहां से हम देखते हैं तो लैम्डा नॉट ऑफ NaAC की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 91। सबकी यूनिट बताई गई है, दिस इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी तरह से ये वैल्यू भी हमारे पास है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब क्वेश्चन हमें कहता है कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC। तो HAC का मीनिंग क्या हो जाता है, दैट इज एसिटिक एसिड। तो हम HAC को पहले तोड़ लेते हैं, ये डिसोसिएट होके बनेगा H प्लस प्लस AC माइनस। कोलार्ज लॉ यूज करते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ HAC इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस। अब H प्लस किस इक्वेशन से लें, तो सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए। लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस को हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, प्लस हम AC नेगेटिव को थर्ड इक्वेशन से ले सकते हैं, दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ NaAC माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस। अब हमें जो कंपाउंड्स हैं उनके लैम्डास अलग करने हैं, और जो हमारे पास आयंस हैं उनके लैम्डा की वैल्यू को अलग करना है। तो हम लिख सकते हैं इसे लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NaAC माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NaAC। हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने पर वैल्यू हमारे पास आ जाती है लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू मिलके बन रही हैं NaCl, तो लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NaAC माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, ये वैल्यू भी हमारे पास है, ये वैल्यू भी हमारे पास है। वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करिए, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको ये लॉ समझ में आया होगा और इसका एप्लीकेशन भी क्लियर हुआ होगा। और अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ किस तरह वेरी करते हैं। तो टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। अभी हमने कोलार्ज लॉ पढ़ा कि लैम्डा नॉट m की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो इस लॉ को बनाने से पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डिबाय, उनके साथ एक और साइंटिस्ट मिले जिनका नाम है हकल, और एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है ऑनसेगर। तीनों ने मिलकर एक इक्वेशन बनाई जिसे बोलते हैं डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है उसे समझते हैं, दैट इज लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस b अंडर रूट c। ये इक्वेशन होती है, और इस इक्वेशन को बोलते हैं डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन, वेयर सारी बातों का मतलब पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो एक तरफ हमारे पास ये लैम्डा m है, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। लैम्डा नॉट m का मीनिंग होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। c का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और b हम बोलते हैं एक कांस्टेंट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक ही बार में पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं। लेट्स से हमारे पास है HCl, डिसोसिएट होके बन रहा है H प्लस प्लस Cl माइनस। अगर ये वैल्यू शुरू में हम कहते हैं 0.1 मोलर है, तो ये 0 है। विद इन अ सेकेंड ये वैल्यू 0 हो जाती है और हमें 0.1 मोलर H प्लस आयन मिलते हैं और 0.1 मोलर क्लोराइड आयन मिलते हैं। तो इससे पता लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक बार में पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है। हम इस पे डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन लगाते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस b रूट c। इसे फिर से हम रीअरेंज करते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू माइनस b रूट c प्लस लैम्डा नॉट m। कंपैरिजन करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो हमें पता लगता है कि हमें y एक्सिस पे प्लॉट करना चाहिए लैम्डा m को,
और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना चाहिए अंडर रूट सी को। तो वाई एक्सिस है हमारे पास, यहां पे हम ले रहे हैं लैम्डा एम, जो एक्स एक्सिस होता है यहां पे हम ले रहे हैं अंडर रूट सी। ग्राफ बताता है कि स्ट्रेट लाइन होगी और इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। यहां से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन इतनी है तो इसके अकॉर्डिंगली कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें ए मिल रहा है। जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने से कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब गैप बिटवीन आयंस इंक्रीज हो रहा है और इसका रिजल्ट ये मिलता है कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो याद रखें, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वाटर ऐड करने पर इन इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस बनते हैं उनके बीच में गैप आ जाता है। इन आयंस का अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचना इजी हो जाता है और इसका रिजल्ट ये बनता है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इस वैल्यू को अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करें तो एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करने से हमें ये वाई एक्सिस पे टच होती है और यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू मिलती है। कंपैरिजन करने पर हम देख रहे हैं कि जो सी की वैल्यू है इंटरसेप्ट वो लैम्डा नॉट एम के इक्वल है। तो हम ग्राफ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट एम की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हमारे पास है CH3COOH, डिसोसिएट होता है और इक्विलिब्रियम दिखाता है, बनाता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। लेट्स से शुरू में वैल्यू 0.1 मोलर है तो हमारे पास आयन 0 होंगे। कुछ देर बाद इसमें से एक बहुत छोटी सी अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, मान लेते हैं 10⁻⁻10, तो ये आयंस भी 10⁻⁻10 ही मिलेंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कभी भी फुली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे डिसोसिएट होते हैं और जितनी बार हम पानी मिलाते हैं उतनी बार ये फर्दर डिसोसिएट होते हैं। यानी फर्दर वाटर एडिशन करने पर अब ये वैल्यू हो गई है 0.1 माइनस 10⁻⁸, तो ये वैल्यू भी 10⁻⁸, 10⁻⁸, और फर्दर एडिशन करने पर जब हम वाटर का एडिशन करते हैं अब ये वैल्यू हो गई 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, तो ये भी वैल्यू 10⁻⁻6, और पानी मिलाने पर ये वैल्यू हो गई है 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, लेकिन याद रखें इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी फुली डिसोसिएट नहीं हो सकता है। हमने अभी क्वेश्चन पढ़ी थी, वैल्यू होनी चाहिए लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी। इसको रीअरेंज करने पर हम इसके लिख सकते हैं लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट। तो ग्राफ को हमें बनाना होगा, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे लैम्डा नॉट m को और x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे अंडर रूट c को। तो इस ग्राफ में हमें y एक्सिस पे लेना है लैम्डा m, x एक्सिस पे लेना है अंडर रूट c। जैसा कि इन वैल्यू से पता लग रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी फुली डिसोसिएट नहीं होता है। लेट्स से कंसंट्रेशन इतनी है तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी इतनी है। इस इक्वेशन से एक्सपेक्टेशन है कि ग्राफ को कुछ ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा ग्राफ हमें नहीं मिलता। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो वाटर ऐड करने पर और ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ आयंस के बीच में गैप भी मिलता है। इसीलिए जो ग्राफ जो मिलता है वो एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट मिलता है और ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ये ग्राफ बता रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि जितनी बार हम पानी ऐड करेंगे उतनी बार आयंस फर्दर बनेंगे और साथ साथ आयंस के बीच में गैप भी मिलेगा। लेकिन याद रखें कि हम लैम्डा नॉट एम की वैल्यू को इस ग्राफ से एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके भी नहीं निकाल सकते। अगर मैं इस ग्राफ की एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करूं तो ये वैल्यू इस लाइन को यानी कि y एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगी, और जब तक y एक्सिस को टच ही नहीं करेगी तो हम लैम्डा नॉट एम वैल्यू को ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, हमें कौन सा मेथड है हमारे पास जिससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में फाइंड आउट कर सकें। तो वो ऑल्टरनेटिव मेथड का नाम है दैट इज कोलार्च लॉ। वही मेथड हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है।
और इसलिए पढ़ा है जिससे कि आप इस बात को समझ सकें कि ग्राफिकल मेथड भी है इसको निकालने के लिए, उसका फेलियर है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सक्सेसफुल नहीं बैठता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सक्सेसफुल बैठता है। लेकिन जो कोलार्च लॉ है वो सबके लिए वैलिड है, क्योंकि हम चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, सबके लिए लैम्डा नॉट एम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको सेक्शन भी समझ में आया होगा। अब इसके न्यूमेरिकल्स करिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।